नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज तो हमको 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिलीवरी से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर माइग्रेंट वर्कर्स, तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडियन ओशन में इंडिया की प्रेजेंस और सागर इनिशिएटिव, सबसे लास्ट में सीरियन कन्फ्लिक्ट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एसेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स की सप्लाई से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पिछले 1 महीने से हमारे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि देखो इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब हुई है। तो इन दोनों चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने पिछले 1 महीने में काफ़ी सारे ऑर्डर पास किए हैं। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया गया है ताकि किसानों को दिक्कत ना आए। बैंकिंग, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल, ये सब भी सरकार ने अलाउ कर दिया है। मकसद वैसे इन एक्टिविटीज़ को अलाउ करने का ये भी था, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हमारे देश में फिर से स्टार्ट हों। कब तक महामारी की वजह से लॉकडाउन रहेगा हमारे देश में? लोग देखो बिल्कुल सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, खास करके गरीब लोग, कि सरकार हमें 1000 रुपये देगी या फिर 2000 रुपये देगी हर महीने। इनसे काम नहीं चलता है। तो लाइवलीहुड बचाना भी एक ऑब्जेक्टिव था, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया। एक और ऑर्डर जारी किया गया था पहले 20 अप्रैल से पहले की हम बात कर रहे हैं कि 20 अप्रैल से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो ई कॉमर्स वाली कंपनीज है ना, ये नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिलीवरी भी कर सकती हैं। जैसे एसी, टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें। बट देखो सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया। पहले सरकार ने बोल दिया था कि 20 तारीख से आप इन नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिलीवरी भी कर सकते हो, लेकिन बाद में सरकार अपने ऑर्डर से पीछे हट गई और आदेश दिया ई कॉमर्स कंपनीज को कि आप सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिलीवरी ही कीजिए। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी आइटम्स या फिर डेली यूज़ की दूसरी चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, सरकार अपने ऑर्डर से आखिरकार पीछे क्यों हट गई? पहले सरकार ने इनको अलाउ कर दिया था कि 20 अप्रैल से आप कर लीजिए नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिलीवरी, लेकिन बाद में सरकार अपने ऑर्डर से पीछे हट गई और मना कर दिया, नहीं आप सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ ही सप्लाई कीजिए। इसका आंसर देखो ये है, जो लोकल दुकानदार हैं, जिनकी दुकान होती है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने विरोध किया। अगर देखो आप इनको ई कॉमर्स कंपनीज को अलाउ कर रहे हो तो फिर हमें क्यों नहीं? फिर आप हमें भी अलाउ कीजिए, हम भी अपनी शॉप ओपन कर सकें। बेशक देखो ये बात सच है कि घर में डिलीवरी होती है तो फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना रिलेटिवली आसान है, बट फिर भी लॉकडाउन का जो मकसद है वो तो डिफीट होता है ना। लॉकडाउन का मकसद ही ये है कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए एक्टिविटीज़ होंगी, दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। अगर इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को अलाउ किया जाता है कि आप नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ भी डिलीवर कर सकते हो, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक्टिवेट होंगे। कार्गो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आएगी। मतलब बहुत सारे बीच में ऐसे पर्सन्स हैं जिनका रोल एक्टिवेट हो जाएगा और फिर लॉकडाउन का पर्पस डिफीट हो जाता है। तो ये 2-3 रीज़न रहे जिसकी वजह से सरकार अपने ऑर्डर से पीछे हट गई। लास्ट में आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है। देखो एक्चुअल में एसेंशियल की कोई डेफिनेशन है नहीं। अगर 1 हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन लगाते हो तो उस समय कुछ ऐसी कमोडिटीज़ जो शुरुआत में नॉन एसेंशियल थी लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन लगा है, तो वो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ आज के समय में एसेंशियल हो चुकी हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए, कोई आईटी कंपनी का एम्प्लॉई है, वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन उसके लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया और लैपटॉप उसका चल नहीं रहा है। जब तक लैपटॉप का चार्जर नहीं आएगा वो अपने घर से काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए लैपटॉप का जो चार्जर है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटी है। तो इसलिए ये एसेंशियल कमोडिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्टेड है। चूँकि देखो 3 मई के बाद
सरकार अब फेस वाइज मैनर में लॉकडाउन को हटाने वाली है, तो सरकार को डिटेल्ड गाइडलाइंस पहले से तैयार कर लेनी चाहिए कि कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एसेंशियल कैटेगरी में आती हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको लेके सरकार बिल्कुल भी अभी प्रायोरिटी देना नहीं चाहती। फॉर एग्जांपल रिलीजियस एक्टिविटीज़ की आप बात कर लीजिए। जब तक देखो कोरोना महामारी नहीं ख़त्म होने वाली है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आती हैं, घर से भी की जा सकती है, भक्ति इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सरकार पहले से पूरी तैयारी करके रखे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पहले कोई ऑर्डर पास होता है, फिर दूसरा ऑर्डर पास हो जाता है, सरकार को ये रियलाइज़ हो जाता है। बजाय इसके कि आप एक ऑर्डर पास करो फिर से वापस उस ऑर्डर को ले लो, आप पहले से ही तैयारी करके रखो, पहले से ही आप एक अपना विजन तैयार कर लो कौन सी एक्टिविटीज़ आप धीरे धीरे करके ओपन करने वाले हो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले कुछ दिनों में सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स का इशू बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया है। सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स देखो वो लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के अपने राज्य में ही किसी दूसरी जगह पर जाते हैं काम करने के लिए, या फिर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, यानी सीजन के लिए, और बाद में वो वापस लौट आते हैं अपने घर में। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है कि वो साल के किसी पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जाते हैं अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर, और फिर कुछ दिन या फिर महीने बिताने के बाद वापस आ जाते हैं कुछ पैसे कमाकर। लेकिन अब देखो लॉकडाउन की वजह से जो सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपना घर जाना चाहते थे। बहुत सारे सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स ने पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी, क्योंकि रेल सर्विसेज, बस सर्विसेज ये सब बंद हो गई थी। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उन वर्कर्स को रोक दिया हाईवेज के नज़दीक कैंप्स इस्टेब्लिश करके। और सरकार का ये जो कदम था वो भी एक हिसाब से देखे तो सही था, क्योंकि अगर एक भी माइग्रेंट वर्कर में इन्फेक्शन होता तो उसके थ्रू वो इन्फेक्शन पूरे गांव में फैल जाता, उसके बाद दूर दराज के इलाकों में फैल जाता और इस महामारी को कंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसी वजह से सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स के फ्लो को रोका, हाईवेज के नज़दीक कैंप्स इस्टेब्लिश किए ताकि उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करके रखा जा सके और बाद में कोई जाना चाहता है तो उसे पहुंचाया जाए। देखो पहले क्या होता था, माइग्रेंट वर्कर्स का इस प्रकार से एक्सोडस देखने को मिलता था जब कोई डिजास्टर आती थी, जैसे अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर कोई रीजनल कन्फ्लिक्ट होता था, तब माइग्रेंट्स एकदम से भारी संख्या में उस जगह को छोड़ के अपने घर बार की तरफ जाना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ सालों में माइग्रेंट वर्कर्स एकदम से घर जाने लगते हैं दूसरे रीजन्स की वजह से। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तब भी माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत ज़्यादा फ्लो देखने को मिला अपने घरों की तरफ, क्योंकि काम बंद हो गया था। इसके बाद है वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स। जैसे देखो आपको याद होगा, शायद पिछले साल की घटना है, गुजरात में एकदम से कैंपेन चलने लगा था माइग्रेंट वर्कर्स के अगेंस्ट कि वो जॉब छीन रहे हैं, वो अपने अपने राज्यों में चले जाएं। तो इसके बाद मास एक्सोडस देखने को मिला था, माइग्रेंट वर्कर्स बसों में अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। तो ये भी एक रीज़न है। अब कोविड-19 की महामारी की वजह से भी मास एक्सोडस देखने को मिल रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का। कुछ लोग तो देखो वैसे बोल भी देते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स समझते क्यों नहीं हैं, उनको यहाँ पे रुकना चाहिए, सरकार खाना देने के लिए तैयार है, जगह देने के लिए तैयार है, तो फिर वो क्यों घर जाना चाहते हैं। बट देखो हम सबको कंपैशनेट और कंसिडरेट होना चाहिए। माइग्रेंट वर्कर्स की साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो अपना घर बार छोड़कर आते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के आते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, पैसा कमाने के लिए। काम बिल्कुल बंद हो गया है, तो उन्हें लगता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, इस डिफ़िकल्ट समय का सामना किया जाए फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके। उनको उनकी फैमिली की भी चिंता होती है, और ये जनरल टेंडेंसी है। जब भी किसी पर्सन को मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो उसको लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। घर की तरफ भागने की जो होड़ होती है ना, वो सब में देखने को मिलती है, आप में भी देखने को मिलेगी। वो बात देखो अलग है, आप चीज़ों के बारे में अवेयर हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स
को जोखिम में नहीं डालोगे, इसलिए आप रैशनल डिसीजन लोगे, आप रुक जाओगे। बट बात वही कि माइग्रेंट वर्कर्स इतने ज़्यादा अवेयर, इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है ना। दूसरा देखो, ये बात कहना आसान है कि सरकार जगह दे रही है, सरकार खाना दे रही है, बट ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद ये पता लगता है कि डेली एक ही तरह का खाना मिलना, वो भी ज़्यादा अच्छा ना होना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को लगता है कि इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी तय करके शायद घर पहुंचना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आर्टिकल में 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित। एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इस बार माइग्रेंट वर्कर्स का इश्यू फिर से सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि घर लौटने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बिहार की टोटल पॉपुलेशन है 123 मिलियन और 123 मिलियन में से 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं और 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स में 3 मिलियन ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए और सीज़न ख़त्म होने के बाद वापस लौट आते हैं। वैसे तो देखो, फरवरी और मार्च का जो सीज़न है ये लीन सीज़न है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं इस सीज़न में दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ऐसे अभी बिहार के वर्कर्स हैं जो आए हुए हैं दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए और 14 लाख में से ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख नहीं, ऑलमोस्ट 3 लाख ये सीजनल माइग्रेंट्स वर्कर्स फिलहाल दिल्ली में हैं। अगर इनमें से आधे भी घर जाने की कोशिश करने लगे तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती क्रिएट हो जाएगी। और ये तो देखो, हमने बात की सिर्फ उन माइग्रेंट वर्कर्स की जो बिहार से आए हैं नेशनल कैपिटल रीजन में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे राज्य हैं जिनसे आए हुए सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स फिलहाल नेशनल कैपिटल रीजन में मौजूद हैं। अगर उन्होंने घर जाने की कोशिश की तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हालात किस प्रकार के होंगे। दूसरा पॉइंट, इंडिया की इकोनॉमी में इन माइग्रेंट वर्कर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ग्रोथ सेंटर्स, बहुत सारे सेक्टर्स इन्हीं की बदौलत चलते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। माइग्रेंट वर्कर्स के बिना ये जो सेक्टर्स हैं ये तो जैसे रुक से जाते हैं। और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, देखो ये होगा, लॉकडाउन जब हटाया जाता है तो इन सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से स्टार्ट करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स की कमी होगी। इसके साथ साथ देखो, अगर माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने होम स्टेट में चले जाते हैं, जैसे बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स वापस पहुंच गए बिहार में, तो इससे बिहार को भी नुकसान होगा। एक तो देखो, उनकी फैमिलीज़ के लिए लाइवलीहुड का प्रोविज़न करना ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी होगी क्योंकि अब वो वापस आ चुके हैं। दूसरा, रेमिटेंस भी तो काफ़ी मिलती थी ना। एक माइग्रेंट वर्कर दिल्ली में आता है, दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए, वापस अपने होम स्टेट में पैसा भेजता है और उस माइग्रेंट वर्कर की फैमिली वो पैसा खर्च कर देती है चीज़ों को परचेज करने के लिए। इससे माइग्रेंट वर्कर्स के होम स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स अभी फ़िलहाल अपने होम स्टेट में हैं, ना ही रेमिटेंस मिल रही है होम स्टेट को, फॉर एग्जांपल बिहार को इस केस में, बल्कि लाइवलीहुड का प्रोविज़न करने की जिम्मेदारी भी होगी। चौथा पॉइंट, ये वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखो, माइग्रेंट वर्कर्स की मिडिल क्लास जैसी लग्जरी नहीं होती कि वो अपने घर से काम कर सकें। माइग्रेंट वर्कर अपने घर को छोड़ के आया ही दूसरी जगह पर इसलिए है कि उसे डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम मिलता रहे, वो कम से कम इतने पैसे जमा कर ले कि वापस जब अपने घर में लौटे तो उसका काम चल सके। लेकिन बहुत दिनों तक डेस्टिनेशन पर यानी दूसरे स्टेट में आकर माइग्रेंट वर्कर खाली नहीं बैठ सकता है। और बात देखो, सिर्फ खाली बैठने की नहीं है। हमारे देश में आपने देखा होगा इस प्रकार की चीज़ें बहुत होती हैं। माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर वो रहना भी स्टार्ट कर देते हैं। काम रुक गया मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उनके ओनर्स ने बोल दिया माइग्रेंट वर्कर्स को कि आप अभी यहाँ से चले जाइए। काम नहीं मिल रहा मतलब जगह मिलनी भी बंद हो गई। इसके बाद पांचवा पॉइंट, इवन देखो, माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहने की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं। स्लम जैसी कंडीशंस होती हैं, लैक ऑफ सैनिटेशन, साफ़ सफाई का प्रोविज़न नहीं होता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे देखो इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स।
सरकार ने देखो अपनी तरफ से वल्नरेबल सेक्शंस को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, बट इसका फ़ायदा माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो पीडीएस से एडिशनल राशन तो तब मिलेगा ना जब उनके पास राशन कार्ड होगा। बिहार से माइग्रेंट वर्कर अब दिल्ली आया हुआ है, दिल्ली का राशन कार्ड उसके पास नहीं है, तो एडिशनल पीडीएस नहीं मिलेगा। मनरेगा के वेजेस सरकार ने इंक्रीज कर दिए। मनरेगा में काम तो तभी कर सकेगा ना माइग्रेंट वर्कर्स जब अपने घर लौटेगा, घर तो अभी लौटा ही नहीं है। इसके साथ साथ ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स के पास देखो कोई ज़मीन नहीं होती, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो है उसका फ़ायदा भी माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं हो पाता क्योंकि वो लैंडलेस हैं। सबसे लास्ट में बिल्डर एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड है। इस बोर्ड में भी माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। बोर्ड के थ्रू भी अगर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन हम लास्ट में आर्टिकल में इतना ज़रूर कहा जाता है, जब भी देखो इस प्रकार के कोई क्राइसिस आते हैं सरकार के पास एक मौका होता है स्ट्रक्चरल चेंज लाने का। तो अभी सरकार को सही स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। ना सिर्फ इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की जाए माइग्रेंट वर्कर्स को, बल्कि लॉन्ग टर्म में अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है उसके लिए पहले ही सरकार तैयारी करे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर अभी डेवलप करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट इंडियन ओशन में इंडिया की प्रेजेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2015 की ये बात है, उस समय प्रधानमंत्री मोदी इंडियन ओशन में 3 छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ की यात्रा पर गए थे, सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओशन के लिए अपना विजन अनाउंस किया था, जिसका नाम था सागर। सागर का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर विजन की सहायता से इंडिया ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इंडियन ओशन में मौजूद जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी अप्रोच किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से इंडिया कोऑपरेट करेगा इन देशों के साथ। एक प्रकार से ये भी इंडिया ने दिखाने की कोशिश की थी सागर अप्रोच के थ्रू कि हमारी जो लीडरशिप है वो बाकी देशों की अपेक्षाकृत अलग है। खास करके निशाना था चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना पर आरोप लगता रहता है चाइना जानबूझकर डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है दूसरे देशों पर, अपनी डेट ट्रैप में फंस जाते हैं बहुत सारे देश चाइना के। तो इंडिया ने दिखाने की कोशिश की हमारी अप्रोच ये नहीं होने वाली है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सिग्नल दिया चौथी इंडियन ओशन की कॉन्फ्रेंस में, जो पिछले साल सितंबर में ऑर्गेनाइज हुई थी, कि हमारा जो सागर विजन है इसका मकसद है कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल अप्रोच। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों पहले इंडिया ने इंडियन ओशन कमीशन में अप्लाई किया ऑब्जर्वर बनने के लिए, ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल करने के लिए। देखो इंडियन ओशन कमीशन में 5 आइलैंड स्टेट्स शामिल हैं। हालांकि रीयूनियन आइलैंड जो है ये अलग से कंट्री नहीं है, ये फ्रांस का एक आइलैंड है। बाकी ये 5 मेंबर्स हैं इंडियन ओशन कमीशन के, सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, मेडागास्कर और रीयूनियन। ये 5 मेंबर्स मिलकर बनाते हैं इंडियन ओशन कमीशन, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर बनने के लिए इंडिया ने अप्लाई किया था और इंडिया की रिक्वेस्ट को मान लिया गया, यानी इंडिया अब इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर है। वैसे देखो बेशक रीयूनियन फ्रांस का एक आइलैंड है और इससे ये संभावना पैदा हो जाती है कि फ्रांस का इंटरफेरेंस रहता होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ऐसा है नहीं। रीयूनियन आइलैंड में जो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वही ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं कि इस रीजन में किस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए रीयूनियन की। इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस फ्रांस के द्वारा नहीं किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में ये जो इंडियन ओशन कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड ट्रस्टेड रीजनल एक्टर बन के इमर्ज हुआ है, खास करके वेस्ट इंडियन ओशन में। ये देखो ये अफ्रीका है, ये पूरा इंडियन ओशन है। और वेस्ट इंडियन ओशन की हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इंडियन ओशन कमीशन, ये बहुत ही एक्टिव और इम्पोर्टेंट एक्टर बन के इमर्ज हुई है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी फिलहाल इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं।
खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में इंडियन ओशन कमीशन ने अपनी लीडरशिप को शो किया है। और इवन देखो, इंडियन ओशन में जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके साथ इंडिया जब अपनी कोऑपरेशन को इन्हेंस करता है तो मेन जो फोकस होता है इंडिया का वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर होता है। तो इस लिहाज से देखें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। परंपरागत रूप से इंडिया की जो स्ट्रेटजी रही है वो ये रही है, इंडियन ओशन में मौजूद स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के साथ बायलैटरली डील किया जाए, मतलब मॉरिशस के साथ अलग से डील किया जाए, श्रीलंका के साथ अलग से डील किया जाए, मालदीव के साथ अलग से डील किया जाए। लेकिन अब इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस बना के भी डील करने लगा है, जैसे मालदीव और श्रीलंका के साथ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों कंट्रीज का ट्राइलेटरल कोऑपरेशन देखने को मिलता है इंडियन ओशन में। तो उस लिहाज से इंडियन ओशन कमीशन भी अब इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। बट इंडिया को यह जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर देखो बिग ब्रदर वाली पार्टनरशिप नहीं चलेगी। जैसे सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इंडिया पर आरोप लगाते हैं कि इंडिया बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है, तो वो वाली अप्रोच इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलने वाली है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन कमीशन, इसका एक अपना रीजनल एजेंडा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का एक मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट किया है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, और उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2012 में इंडियन ओशन कमीशन उन 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी जिन्होंने मेज प्रोग्राम को लॉन्च किया यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रोवाइड किए गए फंड की सहायता से। मकसद ये था मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना। तो ये जो प्रोग्राम है मेज प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत फंड मिला यूरोपियन यूनियन से, और इंडियन ओशन कमीशन ने एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया वेस्ट इंडियन ओशन में सर्विलियंस के लिए। और इस मैकेनिज्म के अंतर्गत 2 रीजनल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। एक रीजनल सेंटर रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी RMIFC, और दूसरा रीजनल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर। ये पहले वाला जो सेंटर है RMIFC, ये तो देखो मेडागास्कर में है, और दूसरा RCOC ये सेशल्स में है। पहले सेंटर का काम ये है मॉनिटर करना किस प्रकार की मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं वेस्ट इंडियन ओशन में, ज़्यादा से ज़्यादा मैरीटाइम अवेयरनेस हासिल करना और उस अवेयरनेस को बाकी मेंबर कंट्रीज़ के साथ शेयर करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। और दूसरे सेंटर का काम ये है, अगर ऐसी एक्टिविटी का पता लगता है जो हित में नहीं है इस रीजन के, फॉर एग्जाम्पल पता लगता है पहले सेंटर की सहायता से कि क्राइम हो रहा है, पायरेट्स जो हैं समुद्री लुटेरे अटैक कर रहे हैं, सी लेन्स को प्रभावित कर रहे हैं, तो दूसरे वाला सेंटर क्या करता है, ये मेंबर कंट्रीज को आपस में जोड़ता है ताकि एक जॉइंट एक्शन लिया जा सके हो रहे क्राइम के खिलाफ। ये काम है दूसरे सेंटर का। क्या है दूसरे सेंटर का काम? पहले सेंटर से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है उसको लेके जॉइंट इंटरवेंशन करना, यानी जिस भी एक्शन को लेने की आवश्यकता है वो एक्शन लेना मिलकर। ये देखो दोनों सेंटर्स इसलिए काम के हैं क्योंकि ये पांचों जो इंडियन ओशन कमीशन के जो स्टेट्स हैं ना, छोटे छोटे ये आइलैंड कंट्रीज हैं रीयूनियन को छोड़ के, तो ये अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते, और मॉनिटर कर भी लेते हैं, कोई एक्शन लेने की बारी आती है तो एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन हाँ, ये पांचों मिल के अच्छे से काम कर सकते हैं, ना सिर्फ मॉनिटर सही ढंग से कर सकते हैं मैरीटाइम एक्टिविटीज को, बल्कि जब एक्शन लेने की बारी आती है तो एक्शन भी ठीक से लिया जा सकता है। इस रीजन में देखो टोटल 7 स्टेट्स ने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इंडियन ओशन कमीशन का, जिसमें 2 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनने के लिए 7 स्टेट्स ने एग्रीमेंट साइन किए हैं, और एक बार रेटिफिकेशन हो जाता है तो लीगल रूप से भी ये आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और कई सारे बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि हम इस सेंटर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भी देखो इंडियन ओशन कमीशन के पास काफ़ी कन्वीनिंग पावर है। 2018 में 2019 में इंडियन ओशन कमीशन जो है
वो कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया का चेयरमैन था और अपनी चेयरमैनशिप का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन ओशन कमीशन ने 2018 और 2019 में 2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स इस कॉन्टैक्ट ग्रुप की ऑर्गेनाइज की मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द वेस्ट इंडियन ओशन के इशू पर, जिसमें ना सिर्फ रीजन की बल्कि वर्ल्ड की मेजर पावर्स ने हिस्सा लिया, जैसे इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। इन मीटिंग्स में काफ़ी सारी फॉर्मल डिक्लेरेशंस देखने को मिली और मैरीटाइम सिक्योरिटी की इस रीजन में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने का, इन सब इश्यूज़ पर चर्चा हुई और आइडियाज़ का कन्वर्जेंस भी देखने को मिला। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडियन ओशन कमीशन की जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी कुछ सीख भी सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखो बॉटम अप रीजनलिज्म के कंसेप्ट के आधार पर काम करती है। मतलब सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कंसेंसस के आधार पर काम करेंगे और बाहरी किसी एक्टर का इंटरवेंशन नहीं होगा या फिर किसी एक मेंबर कंट्री की मनमर्जी नहीं चलेगी। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात की भी सपोर्टिव है, अगर कोई समस्या है जैसे पायरेसी की समस्या है तो उसका सॉल्यूशन में लोकल ओनरशिप होनी चाहिए। लोकल ओनरशिप का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वेस्ट इंडियन ओशन में पायरेसी है, समुद्री लुटेरे एक्टिव हैं, तो ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन अपने शिप्स भेज दे या फिर यूएसए से, यूके से कुछ फोर्सेस आ जाएं, शिप्स आ जाएं और पायरेसी खत्म करने की कोशिश की जाए। नहीं, इससे देखो एफर्ट्स का डुप्लीकेशन भी होता है और एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि ये जो देश हैं ये फॉरेन फोर्सेस पर डिपेंड हो जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए। ये जो देश है ना, जो मेंबर हैं इंडियन ओशन कमीशन के, ये चाहते हैं लोकल ओनरशिप होनी चाहिए। जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा रहा है उसमें मतलब हमारा रोल होना चाहिए, आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, हम अपने आप से समस्या से निजात पा लेंगे, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये 2 सेंटर्स जिनकी हमने बात की आर्टिकल के शुरुआत में, वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, उनको इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया की बात करें, इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडिया देखो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर है इबिनी में। इंडिया का खुद का एक नेशनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है मैरीटाइम अवेयरनेस के लिए। ये सेंटर एसोसिएट कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर्स से, हम इन्हें सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को मेजर पावर्स की आवश्यकता भी है मैरीटाइम अवेयरनेस के डोमेन में अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए और पायरेसी से या फिर दूसरे सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए। अब इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है तो अब इंडिया अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन ओशन में इंडिया की प्रेजेंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीरियन कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने आह्वान किया उन सभी एक्टर्स से जो फिलहाल किसी न किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई देश हो, कोई ग्रुप हो, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा फिलहाल आप युद्ध करना बंद कर दीजिए क्योंकि बड़ा चैलेंज पूरे वर्ल्ड के सामने है कोविड-19 की महामारी। तो आर्टिकल में फोकस किया जाता है इसी प्रकार के एक कन्फ्लिक्ट पर जो कि चल रहा है इडलिब में। हालांकि देखो सीज फायर एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है सीरिया के इडलिब में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, बट ये सीज फायर एग्रीमेंट लंबे समय तक चलेगा इसकी संभावना कम ही है। बिल्कुल बैकग्राउंड से बात करते हैं। देखो इडलिब सीरिया में एंटी असद फोर्सेस का लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लास्ट अड्डा है जिहादिस्ट का, आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो एंटी असद फोर्सेस हैं उनको फंडिंग मिलती है कतर से, सऊदी अरेबिया से, और इवन HTS जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंटी असद कैंपेन में अभी फ़िलहाल इडलिब में रह के। और टर्की जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टर्की HTS मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को हथियार देता है और इवन जो काम पाकिस्तान करता है,
जैसे 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट में किया था, अपने सोल्जर्स को भेज दिया था ये बोल करके कि ये कश्मीर के लोग हैं, उसी प्रकार से टर्की भी यही काम कर रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया इस HTS ऑर्गेनाइजेशन में घुलने मिलने के लिए और इस HTS ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में काम करने के लिए। देखो, असद तो जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि इस इडलिब पर कंट्रोल इस्टाब्लिश कर दिया जाए, इसके बाद पूरे सीरिया पर असद का इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश हो जाएगा। असद अभी फ़िलहाल सीरिया के राष्ट्रपति हैं। असद को सपोर्ट हासिल है रशिया की, ईरान की और हिजबुल्लाह की। वैसे तो देखो 2018 में ही असद प्लान कर रहे थे कि इडलिब पर भी अपना कंट्रोल इस्टाब्लिश किया जाए, लेकिन उस समय टर्की और रशिया के बीच सीजफायर एग्रीमेंट साइन हो गया था और डीमिलिटराइज्ड जोन यहाँ पर इस्टाब्लिश हुआ था। उस समय टर्की ने रिफ्यूजी प्रॉब्लम का हवाला दिया था। टर्की ने बोला था कि ऑलरेडी सीरिया से आए 30 से 40 लाख रिफ्यूजीज़ हमारे देश में रह रहे हैं, अगर इडलिब में कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो और ज़्यादा रिफ्यूजीज़ टर्की में आएंगे जिनको हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, हम अपना बॉर्डर खोल देंगे, इससे यूरोपियन कंट्रीज़ को परेशानी होगी, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करेंगे वो रिफ्यूजीज़। तो इसके बाद सीजफायर एग्रीमेंट साइन हुआ था टर्की और रशिया के बीच और डीमिलिटराइज्ड जोन इस्टाब्लिश हुआ था। बट देखो, ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि टर्की पर आरोप ये लगता है कि इन्होंने HTS मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना जारी रखा और टर्की की सहायता से इडलिब में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं यानी एंटी असद फोर्सेस हैं, ये अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करती जा रही हैं। ये भी आरोप लगा टर्की पर कि अपने ड्रोन्स की सहायता से ये रशिया की पोस्ट पर नज़र रखती हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इवन टर्की ने भी आरोप लगाया असद फोर्सेस पर कि आप हमारी जो मिलिट्री पोस्ट है उनको बाईपास कर रहे हो। तो इन आरोपों के चलते जो 2018 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, वो खत्म हो गया। अप्रैल 2019 में फिर से कोशिश स्टार्ट कर दी गई असद के द्वारा इडलिब पर कंट्रोल इस्टाब्लिश करने की, और तब से लेके कोशिश चल ही रही थी। लेकिन मार्च के शुरुआत में सीज फायर एग्रीमेंट फिर से साइन हुआ टर्की और रशिया के बीच। आर्टिकल में राइटर कहते हैं ये एग्रीमेंट भी ज़्यादा समय तक चलने नहीं वाला है। रीज़न है विभिन्न एक्टर्स की इंटेंशंस। देखो, टर्की की इंटेंशन साफ तौर पर यह है कि सीरिया में कुछ होल्ड हमारा भी होना चाहिए, इसी वजह से वो एंटी असद फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। टर्की का आपको पता है जो इनके राष्ट्रपति हैं अर्दगन, ये मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में मेरा भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, दखल होना चाहिए विभिन्न देशों में। इसी उद्देश्य के साथ ये सीरिया में अपना इंटरफेरेंस कर रही हैं और एंटी असद फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। और असद की बात करें, वो देखो जल्द से जल्द इडलिब पर कंट्रोल इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। उनको एक बात का पता है, रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह, इनकी सपोर्ट हमेशा नहीं मिलती रहेगी। रशिया देखो अभी वेस्ट एशिया में अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश कर चुका है, लेकिन रशिया अभी सीरिया में सीज फायर चाहता है। रशिया को लगता है कि लगातार अगर सीरिया में कन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो हमारा भी तो एक्सपेंडिचर बढ़ता रहेगा ना, खर्चा ज़्यादा होता रहेगा। तो जल्द से जल्द ये कन्फ्लिक्ट बस अब खत्म हो जाए। तो लंबे समय तक रशिया भी असद फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा, ईरान तो खुद ही आपको पता है प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। यूएसए ने ईरान के ऊपर काफ़ी तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं। कोविड-19 की महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है ईरान में। तो ईरान आगे अच्छे से सपोर्ट करता रहेगा, असद को कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें हिजबुल्लाह की, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान में, हिजबुल्लाह भी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है और इसकी सपोर्ट भी लंबे समय तक असद जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए असद जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द इडलिब पर अपना कंट्रोल इस्टाब्लिश किया जाए। और देखो यहां पर दो इंपॉर्टेंट हाईवेज होके गुजरते हैं, एक M4, एक M5। एक हाईवे पर कंट्रोल इस्टाब्लिश हो भी गया है और दूसरे पे करना बाकी है, लेकिन सीज फायर एग्रीमेंट अभी साइन हो गया है। तो ये सीज फायर एग्रीमेंट लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि टर्की ये चाहेगा हमारा कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ असद ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द इडलिब को अपने कंट्रोल में लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इडलिब की। टर्की के साथ इसका बॉर्डर लगता है। दूसरे एक्टर्स की बात करें, यूएसए,
यूएसए तो फिलहाल अभी मूक दर्शक बन के देख रहा है क्या कुछ चल रहा है सीरिया में। यूएसए को लगता है जो कुछ होगा उससे फ़ायदा यूएसए को ही होगा। यूरोपियन एक्टर्स की बात करें जैसे यूके वगैरह, इनके ना तो कोई स्टेक्स इन्वॉल्व हैं फिलहाल इस कन्फ्लिक्ट में, और ना ही इनका कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जिसकी सहायता से वो इस कन्फ्लिक्ट को प्रभावित कर सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सीरिया के बारे में, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।